नमस्कार। आइए आपके सीवीओ के एग्जाम को तैयारी को और आगे बढ़ाते हैं और आज बैंकिंग से एक टॉपिक उठा रहे हैं, नो योर कस्टमर केवाईसी। इस वीडियो को आपने अगर पूरी तरह से देख लिया तो फिर केवाईसी से ना कोई क्वेश्चन छूटेगा और ना ही कोई अगला वीडियो आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी और ना कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जो ये बोर्ड पूरा भरा हुआ देख रहे हैं इसमें मैंने केवाईसी को पूरी तरह से कवर किया, बहुत मेहनत किया इस पर। ये आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है इसको देखने का। तो आइए शुरू करते हैं। तो नो योर कस्टमर केवाईसी गाइडलाइंस आरबीआई ने जारी किया। आप लोग भी सुनते हैं केवाईसी के संबंध में आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी किया। कहां से जारी करता है, आरबीआई को किसने अधिकार दे दिया? तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 35A के आधार पर आरबीआई जो है केवाईसी के संबंध में गाइडलाइंस जारी करती है, जिसको कि सभी बैंक फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ आरबीआई अपने पॉलिसी का और साथ ही साथ पीएमएल गाइडलाइंस जो है उसके आधार पर केवाईसी का गाइडलाइंस जारी करती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 फिर 2005 उसके आधार पे जो है गाइडलाइंस जारी करती है। अब बैंक में इसको कौन देखता है? हर एक बैंक में अलग अलग होता है, उसको देखना पड़ता है। हर एक बैंक देखती है, उसको रिपोर्ट करती है। तो कौन देखता है? तो एक डिजिग्नेटेड एपेक्स अथॉरिटी होता है जो ओवरऑल केवाईसी कंप्लायंस को देखता है। और जीएम और एजीएम लेवल के जो बैंक में अधिकारी होते हैं वो सबमिशन करते हैं इंफॉर्मेशन किसको? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को या फिर नेशनल क्रिमिनल रिपोर्ट ब्यूरो जो एनसीआरबी है उसको जो है ये रिपोर्ट हर एक महीने ये आपका सबमिट करती है जीएम और एजीएम लेवल के जो अधिकारी होते हैं बैंक में। ठीक है, इसमें आपको ये जानना जरूरी है। अब बेनिफिशियल ऑनर कौन होता है? बेनिफिशियल ऑनर क्या है? अब केवाईसी हम किसका लेंगे? कस्टमर का। तो जैसे कोई इंडिविजुअल कस्टमर है तो उसका केवाईसी लेंगे, लेकिन अगर कोई ट्रस्ट है, कोई कंपनी है, कोई क्लब है, सोसाइटी है, तो उसमें बेनिफिशियल ऑनर कौन होगा? किसका केवाईसी मेनली हमको लेना है? तो अगर कोई कंपनी होगा तो उसमें शेयर जिसका 25% या उससे अधिक होगा या प्रॉफिट 25% या उससे अधिक होगा, वो हो गया बेनिफिशियल ऑनर। उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म में तो जिसका 15% से अधिक प्रॉफिट है या फिर आपका कहिए कि उसमें इन्वेस्टमेंट है तो वो बेनिफिशियल ऑनर हो गया। क्लब सोसाइटी में 50% या उससे अधिक जिसका इन्वेस्टमेंट है या प्रॉफिट है। ट्रस्ट में 15% या 15% से अधिक जिसका वो है हिस्सेदारी है, तो वो क्या हो गए? बेनिफिशियल ऑनर। तो केवाईसी के संबंध में बेनिफिशियल ऑनर इसी तरह से होते हैं ट्रस्ट कंपनी आदि के संबंध में। अब हम लोग बात करते हैं कि केवाईसी के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक 4 एलिमेंट मुख्यतः होते हैं, ये आपको पूछा जाएगा। ये पिछले 22 में एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। उसके बाद होता है रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, इसमें कि सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलीजेंस जिसको कहते हैं। और उसके बाद होता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। केवाईसी के माध्यम से ये 4 चीजें जो है केवाईसी का की एलिमेंट्स है। केवाईसी में जो देखा जाएगा तो यही 4 चीजें देखा जाएगा कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद कस्टमर आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि केवाईसी के लिए जो डॉक्यूमेंट लेते हैं तो ओबीडी कौन कौन से हैं। तो एक पासपोर्ट ले सकते हैं, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड जिसे जॉब कार्ड भी कहते हैं, वोटर आईडी और लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार। तो इन लेटर के माध्यम से हम केवाईसी कर सकते हैं। कौन कौन से देख लीजिएगा फिर से? पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड या जिसे जॉब कार्ड कहते हैं, वोटर आईडी और लेटर इशूड फ्रॉम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार। ठीक है, तो इन आधार पर जो है आप केवाईसी के लिए इन सब डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग, आप लोगों ने नाम सुना होगा हाई रिस्क कस्टमर,
मीडियम रिस्क कस्टमर, लो रिस्क कस्टमर। केवाईसी में क्या होता है वो, हाई रिस्क कस्टमर में आपके आते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, जैसे कि हमारे नेतागण हो गए, जैसे कि हमारे जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, या फिर जैसे कि विदेश के जो हमारे यहाँ रहते हैं राजदूत आदि, ये सभी क्या है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। ठीक है, क्योंकि इनके खातों में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें कौन कौन से फंड कहाँ से आ रहे हैं उसका कोई मतलब एक नॉर्मल कस्टमर के रेस्पेक्ट में अलग हिसाब किताब होता है, इसलिए उसको हाई रिस्क कस्टमर कहते हैं। उसी तरह से एनआरआई हो गया, हाई नेटवर्थ इनकम, एचएनआई हो गया, एनजीओ हो गया, ये सभी जो है आपके हाई रिस्क कस्टमर में आते हैं। तो इनका केवाईसी अपडेशन जो है हर 2 साल में करना होता है। हर 2 साल में हम लोग जो है इसका केवाईसी लेते हैं। मीडियम रिस्क में आपका एनबीएफसी आ गया, उसके बाद गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट होते हैं ये सारे, वो मीडियम रिस्क में होता है। इसका 8 साल में हमें केवाईसी लेना होता है, हर 8 साल में केवाईसी लेंगे। और लो रिस्क कस्टमर जैसे कि सैलरीड पर्सन हो गया, ये सभी जो है लो रिस्क में आते हैं और उनका 10 साल में हम केवाईसी लेते हैं। तो ये हाई रिस्क, लो रिस्क और मीडियम रिस्क के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि केवाईसी के अंदर कुछ जो है ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी बैंक को रखना पड़ता है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट का। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो है वो पीएमएलए के अनुसार 5 साल का रखना पड़ता है। जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है उस डेट से 5 साल तक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको 5 ईयर रखना पड़ता है। कब से, जब वो खाता बंद हो गया, मतलब टर्मिनेशन हो गया हमारा रिलेशन उस कस्टमर के साथ, तो उस दिन से लेकर के 5 साल तक उसका जो डॉक्यूमेंट है केवाईसी का वो हमें सुरक्षित रखना होता है। तो ये केवाईसी में एक जो है इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखना है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो है जिस दिन से ट्रांजैक्शन हुआ उसके उस दिन से 5 साल तक आपको रखना है। यह किस एक्ट के आधार पर, पीएमएल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में पहले आया था, फिर 2005 में उसमें फिर संशोधन हुआ था। और आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस के लिए जो लेते हैं हम लोग प्रूफ वगैरह, उसको जो है जब कस्टमर का संबंध बैंक से खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, या फिर टर्मिनेट कभी कभी नहीं होता है लेकिन वो ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं, खाता जो है स्लिप है, मतलब कोई उसमें डॉर्मेंट है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में 5 साल, जब वो टर्मिनेशन हो गया तो उस डेट से 5 साल तक हमें डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखना है। तो ये बातें हो गई। तो केवाईसी के संबंध में कौन से सेक्शन के आधार पर आरबीआई जो है गाइडलाइंस जारी करती है वो मैंने बताया। उसके बाद बैंक में इसको कौन देखता है, रिपोर्टिंग कौन करता है उसके बारे में बताया। उसके बाद आपको बताया कि एलिमेंट्स क्या है केवाईसी का, इसको आप जरूर याद रखेंगे कि एलिमेंट्स, और ये एच हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक ये मैंने ये बताना भूल गया, बेनिफिशियल ऑनर में जो है आपका ये भी बता दिया आपको। अब मनी लॉन्ड्रिंग भी होता है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का 3 प्रोसेस है, ये भी आपको याद रखना। प्लेसमेंट पहले होता है, फिर लेयरिंग होता है और फिर इंटीग्रेशन होता है। जैसे बहुत सारा पैसा है तो उसको छोटे छोटे बहुत सारे उसमें बांट दिए भागों में, फिर उसको इकट्ठा किए एक जगह। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के खाते में 1 करोड़ है, वो 10-20 लोगों के खातों में उसको जो है डिवाइड कर दिया। उसके पास कैश है 1 CR, तो उसने क्या किया, 10 लोगों के खाते में, जनधन खातों में या अन्य खातों में डाल दिया, वो हो गया। फिर उसने वहां से उसको कलेक्ट कर लिया, लेयरिंग किया, और उसके बाद इंटीग्रेशन फिर कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो इसी आधार पे मनी लॉन्ड्रिंग हो जाता है। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, इसका 3 भाग है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब सेल बैंक क्या होता है, वो इनकॉर्पोरेटेड तो होता है लेकिन फिजिकल प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब जो जैसे आरबीआई के अनुसार वो सूचीबद्ध है, या फिर जिस देश का, अपने देश का बात नहीं कर रहे हैं, सेल बैंक जो है अपने देश में तो शायद नहीं है, सेल कंपनियां लेकिन सेल बैंक नहीं है। सेल बैंक हो गया जैसे कि स्विट्जरलैंड आदि के संबंध में बात कर लेते हैं कि वहां के रूल रेगुलेशन के अनुसार वो बैंक तो रजिस्टर्ड है लेकिन फिजिकल प्रेजेंस उसका
नहीं है। तो इन सब कंपनियों के आधार जो है बैंकों के और कंपनियों के आधार पे भी जो है मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ठीक है। उसके बाद आजकल एक नया टॉपिक, एक नया वो आया है, ओटीपी के माध्यम से खाते खुलते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है आपको याद रखना है कि ओटीपी के माध्यम से जो खाते खुल रहे हैं तो उसमें 1 साल के अंदर केवाईसी जमा करना है। ठीक है। उसके बाद एक वर्चुअल बेस्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है, इसके आधार पे भी जो खाते खोले जाते हैं वीडियो कॉलिंग के आधार पे, जैसे योनो आदि के माध्यम से खुलते हैं, तो उसमें भी आपको केवाईसी जमा करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो मैंने केवाईसी के रिगार्डिंग आपको बता दिया। कुछ चीजें हैं जैसे कि एक है सीटीआर। सीटीआर क्या होता है? उसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ये जो है बैंक मंथली करती है। ये स्पेशली मैं आप बैंकरों के लिए बता रहा हूँ। ये अगर कोई नॉर्मल आईबीपीएस और एसबीआई पीओ का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए जरूरी नहीं है। ये जो आप जैसे प्रमोशन का एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीबीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सीटीआर है, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये मंथली होता है जो है और 10 लाख या उससे एबव का जो ट्रांजैक्शन है वो इसमें रिपोर्ट होता है। इसको रिपोर्ट होता है फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का जो है उसको रिपोर्ट होता है। उसी तरह होता है एसटीआर। फुल फॉर्म आपको मेनली याद रखना है। सीटीआर का फुल फॉर्म हो गया कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, मंथली रिपोर्टिंग होता है, इतना याद रखना है। एसटीआर होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। 7 दिनों के अंदर होता है। कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन समझ में आया तो उसकी रिपोर्टिंग 7 दिनों के अंदर होती है। और इसको कौन रिपोर्ट करता है? यही जो है आपका पीओ जो होता है, ये जो डिजिग्नेटेड अपेक्स अथॉरिटी या जीएमएडीएम होता है, ये जीएमएडीएम जो है यही रिपोर्ट करते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को, एफआईयू को याद रखना है आपको। उसके बाद एक होता है सीसीआर, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट जैसे कि फटा चिटा नोट आदि के बारे में जो रिपोर्ट होता है, ये भी मंथली होता है। उसके बाद एक होता है आपका CBWTR, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। 5 लाख या उससे ऊपर का विदेशी मुद्राओं में अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको भी रिपोर्ट किया जाता है। तो कौन सा हो गया? क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। उसके बाद होता है NTR, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। ये भी 10 लाख या उससे ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो उसको रिपोर्ट किया जाता है NTR के तहत, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन। उसके बाद एक फटका आप लोगों ने नाम सुना होगा बैंक में, फटका वेरीफाई करना, फटका ऐड करना। फटका क्या है? फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, ये यूएसए का एक्ट है। और एक होता है IGA, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, ये भी हमारा यूएसए से। काले धन का मुद्दा जो स्विट्जरलैंड आदि से है, उन लोगों के साथ हमारा ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए जो है वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य तरीके के माध्यम से काले धन जमा हो जाते हैं। ठीक है। तो केवाईसी में इतना ही है। एक केवाईसी में और एक फुल फॉर्म जान लीजिए। एक सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री होती है, CKYC-R। इसमें केवाईसी आइडेंटिफिकेशन एक डिजिट होता है 14 डिजिट का, ये भी याद रखना है। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री CKYC-R। ठीक है। तो केवाईसी में इतना ही है और यही महत्वपूर्ण है। इसके आगे आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा और केवाईसी में ये है ही। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है। इसी वीडियो को आप 1 से 2 बार 3 बार देख लेंगे तो केवाईसी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।